अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पीरा एक्ट के 250 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पीरा फोर्स में जितनी भी सीट्स अनाउंस होती हैं सब टेस्ट के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल हैं। इसके साथ साथ इस चैनल पर मैं पीरा एक्ट के तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ही लेक्चर में समराइज फॉर्म में डिस्कस कर चुकी हूँ। उस लेक्चर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, उसे भी वॉच कीजिएगा। उस लेक्चर में मैंने ना सिर्फ लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया बल्कि मैंने चैप्टर्स के नेम्स को एक फनी ट्रिक के साथ आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं उसको भी डिस्कस किया। सो इस लेक्चर को देखने के बाद उसे लाजमी वॉच कीजिएगा, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 एस्टैब्लिशिंग अ प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। When was the Punjab Enforcement and Regulation Act 2024 enacted? 17th of October 2024. Which authority is established under the Punjab Enforcement and Regulation Act 2024? Punjab Enforcement and Regulatory Authority. The Punjab Enforcement and Regulation Act 2024 applies to which region? Whole of the Punjab. Which is one of the key objectives of the Punjab Enforcement and Regulation Act 2024? Improve coordination between regulatory agencies. Under the Act, who is empowered to carry out proceedings and hearings? Authorized officers. What type of enforcement actions does the Act focus on? Administrative and non-judicial. How does the Act address jurisdictional overlaps in enforcement? By designating a lead regulator. It means इस एक्ट के एंड पे 5 शेड्यूल्ड लॉज जो हैं वो गिवन हैं। अगर उन लॉज की और इस एक्ट की किसी भी जो है पॉलिसी में कोई डिफरेंस है तो कोई लीड रेगुलेटर जो है उसको बना दिया जाएगा। जैसे नॉर्मली इस एक्ट को प्रिवेलेंस हासिल है दूसरे एक्ट्स पे। सो शेड्यूल्ड लॉज में कौन से लॉज गिवन हैं ये मैं लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो मैंने पीर एक्ट पे बनाया, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू सेक्शन में भी मैं बता दूँ। द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड 1912 शामिल है। द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 उसमें शामिल है। द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024। नेक्स्ट द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये 5 शेड्यूल्ड लॉज हैं जो कि पीरा एक्ट के एंड पे मेंशन है। कहीं भी कोई डिफरेंस आता है पीरा एक्ट की पॉलिसी में, कोई उसकी शिक में या फिर उन लॉज में, तो कोई एक लीड रेगुलेटर बना दिया जाएगा जो कि उस दूसरे जो है उस पर फोकस से हासिल होगी। इसका मतलब ये है बाय डेजिग्नेटिंग अ लीड रेगुलेटर। सम केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम पे होर्डिंग का कुछ जो है पॉलिसीज जो थी वो बहुत स्ट्रिक्टली उसको मॉनिटर करने की जरूरत थी। इस तरह के सिनेरियो में किसी और एक्ट को भी लीड रेगुलेटर बनाया जा सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब क्या सुटेबल समझ रही है। नेक्स्ट 9, who has the authority to specify the commencement date of the act? Government via gazette notification. What is a major goal of the act in terms of regulatory measures? Streamline regulatory measures. What is the official show title of the act? Punjab Enforcement and Regulation Act 2024. To which area does the Punjab Enforcement and Regulation Act 2024 extend? Whole of the Punjab. Who has the authority to notify the commencement date and application area of the act? Government of the Punjab. Which authority is established under section 3 of the act? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ पे इस सेक्शन को एक दफ़ा आप काइंडली कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि ये सेक्शन 4 के तहत बनती है जो अथॉरिटी है या सेक्शन 3 के तहत। एक जगह पे मैंने सेक्शन 4 भी पढ़ा था, यहाँ पे सेक्शन 3 मेंशन है, तो आप काइंडली मेंशन कर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। What does EPO stand for in this act? Emergency Prohibition Order. What is the role of an authorized officer under this act? To implement and enforce regulatory actions. Which entity is responsible for enforcement at the district level? District Enforcement and Regulatory Board. पंजाब के लेवल पे 18 मेंबर्स की एक अथॉरिटी बनाई जाती है जो कि सारे मामला जो है उनको एडमिनिस्टर करती है, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस अथॉरिटी के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड बनाए जाते हैं जो कि 11 मेंबर्स पे मुश्तमिल हैं। उनका जो है वो काम ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोअर लेवल पे उनको इंप्लीमेंट करना अथॉरिटी पॉलिसीज को। सो नेक्स्ट इज व्हाट डज enforcement station refer to in the act? A place declared by the government at the subdivision level. Subdivision जो होता है डिस्ट्रिक्ट को जो है वो स्मॉल लेवल पे स्मॉल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसको सब डिवीजन कहते हैं। डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने को सब डिवीजन नहीं कहते। डिस्ट्रिक्ट को जो है उसमें जो प्लेसेस बना दी जाती हैं स्मॉल लेवल पे और वहां पे इंफोर्समेंट स्टेशन बनाए जाते हैं वो सब डिवीजन होते हैं। विच ऑफिसर हैंडल्स ग्रीवेंस रिड्रेसल अंडर द एक्ट? ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर। ये कोई भी ऑफिसर हो सकता है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसे हम ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर कहेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हियरिंग ऑफिसर इन द एक्ट? टू कंडक्ट हियरिंग्स एंड इम्पोज इन्फोर्समेंट कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर फील्ड वर्क में नॉर्मली काम करते हैं। जो भी एक्शन इन्फोर्समेंट ऑफिसर लेगा किसी इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट, पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट, उसकी हियरिंग जो
कौन कंडक्ट करेगा? हेयरिंग ऑफिसर। उसमें कोई कॉस्ट आ रही है, पीरा डिपार्टमेंट जो है किसी भी इंक्रोचमेंट को हटाने की, किसी भी पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट कोई भी एक्शन होता है तो उसकी कॉस्ट डिपार्टमेंट बेयर नहीं करता। उसकी जो कॉस्ट है उसी ऑफेंडर से, उसी पर्सन से जिसने वो कमिट किया है ऑफेंस, उससे वसूल की जाती है। तो वो कौन उसको जो है इम्पोज करेगा? वो भी हेयरिंग ऑफिसर इम्पोज करेगा। Who is classified as an illegal occupier under the Act? A person trespassing on state property. Which law governs the definition of district in the Act? पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इस एक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन है वही यहाँ पे इस एक्ट में भी है, पीर एक्ट में। What does the term public nuisance include under the Act? Any illegal act causing annoyance or danger to the public. Who appoints the Director General of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority, Government of the Punjab? Which section of the Act defines absolute order? Definitions under Section 2 में absolute order को डिस्क्राइब किया गया। absolute order क्या होता है? EPO जो कि emergency prohibition order होता है, enforcement officer इशू करता है। इसमें क्या मेंशन होता है कि कोई भी इंक्रोचमेंट है उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जाएगा, कोई फाइन इम्पोज किया जाएगा। जो भी जो है कानूनी दायराकार होगा, कानून के दायराकार में जो भी इख्तियार होगा वो वहां पे मेंशन होगा ईपीओ में। उस पर्सन को स्पेसिफाई किया जाएगा कि आप इस तरह से इस इंक्रोचमेंट को हटाएं यहाँ पे। अगर उस ईपीओ को हेयरिंग ऑफिसर जो है रिप्रेजेंटेशन के बाद, उस बंदे के जो ऑफेंडर है उसके हेयरिंग ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंट होने के बाद उसको एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, मींस उसमें कोई चेंज नहीं करता, तो उसे हम एब्सोल्यूट ऑर्डर कहेंगे। Who is responsible for initiating an inquiry under the Act? Initiating authority. Which officer is appointed to investigate offences under the Act? Investigation officer. What is the role of a sergeant under the Act? To conduct enforcement operations. Sergeant जो है वो 7th स्केल के एम्प्लॉयज होते हैं पीरा डिपार्टमेंट में। What does scheduled laws refer to in the Act? Laws mentioned in the Act's schedule. जो मैंने 5 शेड्यूल आपको बताए हैं, शेड्यूल्ड लॉज इस पीरा एक्ट के लास्ट पे मेंशन है, यहाँ उसी का जिक्र हो रहा है। Who is considered a whistleblower under the Act? A person disclosing violations in the public interest. Which section of the Act empowers the government to establish enforcement stations at the subdivision level? Section 20. Which authority is responsible for appointing the Grievance Redressal Commissioner? Punjab Enforcement and Regulatory Authority. Under the Act, an absolute order is issued in relation to which of the following? An Emergency Prohibition Order EPO. What is the primary function of the District Enforcement and Regulatory Board under the Act? To enforce special laws and resolve jurisdictional issues. Under the Act, who has the authority to impose enforcement cost on offenders? Hearing officer. Which of the following is not included in the definition of public place under the Act? प्राइवेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं शामिल होगी इसमें, जबकि पार्क्स, स्ट्रीट्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो पब्लिक प्लेस में आएंगे। Which section of the Act deals with the appointment of the authorized officer? Section 10. ये sections जो most important हैं वो यहाँ पे given है, इनको memorize कर लें। What is the role of the selection panel under the Act? To appoint enforcement officers. Which of the following best defines the term custodian of state property under the Act? Any officer responsible for protecting and managing state property. What happens if an illegal occupier continues to remain on state property after lease expiry? They are classified as an offender under the Act. Next, Chapter 2, Establishment of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority. Which department's secretary is not included as a member of the authority? एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मेंबर ऑफ द अथॉरिटी नहीं होगा, जबकि होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है इसके सेक्रेटरीज जो हैं वो मेंबर ऑफ द अथॉरिटी होंगे। Who has the power to delegate the chairperson's authority in case of absence? Chief Minister. Which official calls a meeting of the authority on the chairperson's direction? Director General. Which of the following is not a power of the authority? To regulate international trade नहीं होगी, जबकि to enter into contracts, to acquire or dispose of property, to sue or be sued, ये सारी powers हैं authority की। What happens if there is an equality of votes in a decision by the authority? Chairperson has a casting vote. जो अथॉरिटी की मीटिंग के लिए कोरम होता है वो होता है एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स जो है उसका कोरम होना चाहिए। जैसे कि अगर 18 मेंबर्स हैं तो उसके हाफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 9 मेंबर्स हैं। 9 से अबव मेंबर हो सकते हैं जो है मीटिंग में, कम नहीं हो सकते। मीटिंग में कोई भी डिसीजन करना है तो वो मेजॉरिटी की जो है मेजॉरिटी जो भी फाइनल करेगी वो डिसीजन इंप्लीमेंट किया जाएगा।
अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कि 10 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं मीटिंग में, 10 में से 5 मेंबर्स एक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, 5 उसके फेवर में हैं। तो ऐसे में जब दोनों जो मेंबर्स हैं दोनों साइड्स पे इक्वल हो जाएंगे, तो वहां पे चेयरपर्सन वोट करेगा और वो उसका कास्टिंग वोट होगा डिसाइडिंग वोट। जिस साइड पे भी वो वोट करेगा वो डिसीजन जो है इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगर इस तरह से ऐसी सिचुएशन नहीं बनती तो चेयरपर्सन वोट नहीं करेगा। सिर्फ इक्वालिटी की सिचुएशन में जहाँ पे दोनों मेंबर्स इक्वल हो जाएंगे तब ही चेयरपर्सन अपना कास्टिंग वोट जो है वो करेगा। What is the role of a hearing officer under the Act? Handling cases under the Act. Which department is responsible for managing price control and commodity regulations under the authority? Price control and commodities management department. Which of the following is not a function of the selection panel? Appointing independent members जो है, सिलेक्शन पैनल इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए जो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे चूज किए जाते हैं, उनको इनवाइट कर सकता है एप्लीकेशन फॉर इंडिपेंडेंट मेंबर्स सिलेक्शन पैनल, इंटरव्यू कर सकता है एलिजिबल कैंडिडेट का, जो गवर्नमेंट है उसको फॉरवर्ड कर सकता है रिकमेंडेशंस इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्शन पैनल नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट मेंबर्स कौन होते हैं? ये जब आप लेक्चर जो है दूसरा मैं आपको रेफर कर रही हूँ, वॉच करेंगे तो वहाँ पे अथॉरिटी को कॉम्पोजिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर की गई हैं। उसमें मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो अथॉरिटी में सेलेक्ट होंगे वो किस तरह से सिलेक्शन पैनल जो है वो सिलेक्ट करेगा। For how long must a person remain out of public service before becoming an independent member? 6 month. कोई भी पर्सन अगर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है या किसी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा है गवर्नमेंट के, तो वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता अनलेस कि उसने उस पोस्ट को 6 महीने पहले छोड़ दिया हो, अदरवाइज वो नहीं सिलेक्ट होगा। What is the primary responsibility of the District Enforcement and Regulatory Board under the Act, under the authority? Implementing the enforcement mechanism. Under which section is the Punjab Enforcement and Regulatory Authority established? Section 3. What is the where is the headquarters of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority located? Lahore. Who is the chairperson of the authority? Chief Minister Punjab, जो कि इस टाइम मरियम नवाज शरीफ हैं. Which official serves as the vice chairperson of the authority? Chief Secretary Punjab. How many independent members are appointed to the authority? 4. Who nominates the 3 members of the Punjab Assembly to the authority? Chief Minister Punjab. ये सारा जो अथॉरिटी की कॉम्पोजिशन है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं. What is the tenure of independent members appointed to the authority? 3 years. Which panel is responsible for selecting independent members of the authority? Selection panel. How many members constitute the selection panel? 3. Which of the following is not a qualification for an independent member holding a public representative office? कोई उसने ऑफिस जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको होल्ड किया, या वो कोई गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में जो है पोस्टेड है, कोई सीट जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता अनलेस 6 महीने पहले उसने उस सीट को छोड़ दिया हो. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम बीइंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर होल्डिंग अ गवर्नमेंट जॉब इन द पास्ट 6 months? एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा गया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इससे रिलेटेड. Who appoints the Director General of the authority? Chief Minister Punjab. What is the minimum rank required for the Director General? Director General के लिए 19 स्केल होना जरूरी है, और ये पैस और पीएमएस इन दोनों में से इसकी सिलेक्शन होती है. 19 स्केल का भी हो सकता है और 19 स्केल से अबव भी हो सकता है डायरेक्टर जनरल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी? कंडक्टिंग इलेक्शंस इन पंजाब. जबकि इसके दूसरे फंक्शंस क्या हो सकते हैं जो एक्चुअल में है? मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, अपॉइंटिंग इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, establishing enforcement stations. Next question, what is the minimum quorum of an authority meeting? Half of total members. Who presides over the authority meeting in the absence of the chairperson and vice chairperson? Any member nominated by the chairperson. अगर चेयरपर्सन प्रेजेंट है तो अथॉरिटी की मीटिंग को चेयरपर्सन प्रिजाइड करेगा. चेयरपर्सन के एब्सेंस में वाइस चेयरपर्सन अथॉरिटी की मीटिंग को प्रिजाइड करेगा. अगर चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों ही प्रेजेंट नहीं हैं तो ऐसे में चेयरपर्सन नॉमिनेट कर सकता है किसी भी पर्सन को मीटिंग की जो है मीटिंग को प्रिजाइड करने के लिए. वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं कर सकता, ओनली चेयरपर्सन नॉमिनेट कर सकता है ऐसी सिचुएशन में. What is the main responsibility of the Director General? Implementing and enforcing the Act. Which of the following is not a function of the authority under the Act? Appointing independent members जो है ये अथॉरिटी की फंक्शन में नहीं शामिल, जबकि overseeing the enforcement mechanism, establishing roles and jurisdiction of employees, monitoring district enforcement boards, ये अथॉरिटी की फंक्शंस में शामिल है. What is the main purpose of the committees formed by the authority? Assisting in implementing the Act.
Who is responsible for maintaining records of meetings and decisions of the authority? अथॉरिटी के डिसीजंस जो हैं वो डायरेक्टर जनरल जो है उसको उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। अथॉरिटी की हायरार्की क्या है? चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो चेयरपर्सन है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब वाइस चेयरपर्सन है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मेंबर, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट मेंबर, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर मेंबर, सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट मेंबर, सेक्रेटरी सर्विसेज विंग एंड सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मेंबर, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मेंबर, सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मेंबर, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट मेंबर, 3 members of the Punjab Assembly including one female nominated by CM। जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, वो नॉमिनेट करेगी 3 members of the पंजाब असेंबली। अथॉरिटी के जो मेंबर्स होंगे उसमें एक फीमेल का होना मस्ट है। इसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, उनमें भी एक फीमेल का होना मस्ट है। अपॉइंटेड ऑन सिलेक्शन पैनल्स रिकमेंडेशंस। डायरेक्टर जनरल जो है वो अथॉरिटी का मेंबर भी होगा और सेक्रेटरी भी होगा। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड की हायरार्की क्या है? इसमें डिप्टी कमिश्नर जो है वो चेयरपर्सन होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है वो मेंबर होगा। डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड लॉज, यानी कि जितने शेड्यूल्ड लॉज 5 हैं, 5 के जो हेड्स होंगे, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, वो सब इसके डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड के मेंबर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेंबर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेंबर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मेंबर और सेक्रेटरी दोनों। एनी एक्सपर्ट को ऑप्टेड फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेंबर। चेयरपर्सन को इंक्लूड करने के बाद इन मेंबर्स को हम काउंट करते हैं तो ये 11 बनते हैं। Who is the chairperson of the District Enforcement and Regulatory Board, Deputy Commissioner? Where is the District Enforcement and Regulatory Board housed? District Headquarters. Who serves as the Secretary of the Board, Additional Deputy Commissioner General? What is the quorum for a meeting of the board? One half of the total members. Who calls a meeting of the board on the direction of the chairperson? Secretary. How are the decisions of the board made? By the majority of members present and voting. In case of a tie in voting, who has the casting vote? The chairperson. Casting vote के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। What happens if there is a vacancy or defect in the constitution of the board? The board's decision remain valid. Who is responsible for maintaining the record of the board minutes and decisions? Secretary. जो अथॉरिटी है उसमें मीटिंग्स की डिटेल जो है उसका रिकॉर्ड डायरेक्टर जनरल मेंटेन करेगा, जबकि जो बोर्ड है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, उसकी डिटेल्स, मीटिंग्स की डिटेल्स और डिसीजंस जो हैं उनका रिकॉर्ड सेक्रेटरी रखेगा। व्हाट फंक्शन डज द सेक्रेटरी नॉट परफॉर्म? सेक्रेटरी वोट नहीं करता मीटिंग्स में, जबकि वो मीटिंग्स को कॉल करता है, प्रोवाइड करता है सेक्रेटरियल सपोर्ट, मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स को। What power does the board have under Section 14? To take necessary measures for implementing the act. यहाँ पे एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में डिस्कस कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड जो है, इसके मेंबर्स चेयरपर्सन और सेक्रेटरी के साथ अगर हम काउंट करें तो 11 बनते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इसके मेंबर्स 10 भी मेंशन है। तो आप काइंडली इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा कि आपको एग्जैक्ट फिगर क्या है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, इसके एग्जैक्ट कितने मेंबर्स हैं। What power does the board have under Section 14 to take necessary measures for implementing the act? Which of the following is not a function of the board? Conducting elections. Who proposes or sanctions rewards for whistleblowers? The board. What power does the board have regarding budget estimates? It can recommend budget estimates to the authority. Who ensures the implementation of the act at the district level? The chairperson of the board. What is the role of the chairperson in reviewing performance? Conducting performance reviews of enforcement stations. Under whose authority can the chairperson initiate an inquiry? His own authority. What type of complaints can the chairperson redress? Complaints against transgressions of employees. Who administers enforcement stations and their employees in the district? The chairperson. What can the board constitute for specific tasks? Committees. Who has the authority to constitute the District Enforcement and Regulatory Board? The authority. How often does the board meet? As determined by the authority.
Which department heads are included as members of the board? District heads of departments of scheduled laws. What is the key function of the board under section 14? Enforcing scheduled laws. What role does the board play in budget allocation? It submits budget recommendations to the authority. Who can be co-opted as a member of the board? Any expert from the public or private sector. How are board decisions made? By a simple majority vote. What is the function of committees formed by the board to assist in carrying out the purposes of the Act? Who monitors and ensures the implementation of the Act at the district level? The chairperson of the board. What power does the board have regarding rewards? It can propose or sanction rewards for exceptional efforts. Chapter 4 is about hearing officer. Who appoints or authorizes the hearing officer? The authority. What is the minimum scale required for a hearing officer? 17. Within how many days can an offender file a representation before the hearing officer? 30 days. Which of the following? ये यहाँ पे एक दफ़ा आप इसको हेयरिंग ऑफिसर जो है उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए 15 डेज़ भी मैंने जो है एक जगह रीड किया है। यहाँ पे 15 डेज़ आई थिंक आएगा। आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। जो अपील है, अपील करने का टाइम हेयरिंग ऑफिसर के डिसीजन के खिलाफ जो है अपील होती है चेयरपर्सन को, कमिश्नर को, और अगर कमिश्नर के खिलाफ जो है डिसीजन के खिलाफ जाना हो तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होती है। उनमें 30 डेज़ का टाइम है, जबकि हेयरिंग ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंटेशन के लिए 15 डेज़ का टाइम है। तो इस एमसीक्यूज़ को आप एक दफ़ा लाज़मी रीचेक कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में भी देख के वेरीफाई करके तो उसको मेंशन कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन बी ब्रॉट बिफोर द हियरिंग ऑफिसर? Sealing of premises and encroachments. What happens if a representation is unsuccessful? An additional fine may be imposed. What action can the hearing officer take regarding confiscated articles? Decide about their disposal. Which of the following is a power of the hearing officer? Conduct inquiries. What kind of relief can the hearing officer provide to an aggrieved person? Interim relief. Who may be summoned by the hearing officer? Any concerned person. समन का मतलब होता है कि किस बंदे को जो है वो हेयरिंग ऑफिसर बुला सकता है उसको क्वेश्चंस के लिए और उससे इंक्वायरी के लिए। What is the role of the hearing officer is in relation to the enforcement station? Supervising, monitoring, and reviewing its progress. What factors does the hearing officer consider when deciding penalties? The gravity and duration of the offense. Means अगर कोई माइन्यूट और कोई माइनर सा ऑफेंस है तो उसमें बहुत ज़्यादा पिनलाइज नहीं किया जा सकता किसी पर्सन को। उसकी ग्रेविटी देखी जाएगी कि उस पर्सन का जो ऑफेंस है वो किस नेचर का है, देन ही उसको पनिश किया जाएगा। What is the function of audio video recording during hearings? Ensuring transparency. Can the enforcement officer attend the hearing? Yes, but only if asked by the hearing officer. What type of evidence can be submitted during hearings? Both written and oral evidence. Under what conditions can fines be refunded? If the representation is successful. इसका क्या मतलब है कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसने ईपीओ में कोई फाइन जो है वो इम्पोज किया है किसी पर्सन के खिलाफ, वो पर्सन रिप्रेजेंट होता है हेयरिंग ऑफिसर के सामने, वहां पे उसका जो है उसकी ऑफेंस उसका प्रूव नहीं होता, वो इनोसेंट प्रूव हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके जो फाइन है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। कैन डॉक्यूमेंट्स बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू द हियरिंग ऑफिसर? यस, इफ प्रेस्क्राइब्ड। What is the status of कानून शहादत in the hearing process? It does not apply. पीड़ा डिपार्टमेंट में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरास जो हैं एम्प्लॉयज़ ने अक्सर वेयर किए होते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने, तो उसमें अगर कोई फुटेज है, कोई वीडियो है, तो उसको प्रूव कंसीडर किया जाएगा। वहाँ पे कानून शहादत मीन्स किसी की गवाही का होना ज़रूरी नहीं होगा। इसलिए ये कानून शहादत 1984 का जो है एक्ट ये इम्प्लीमेंट नहीं होता यहाँ पर। What action can the hearing officer take on public nuisance cases? Issue absolute orders. What is required for evidence recording under the Act? It must be taken on oath or affirmation. How does the hearing officer decide cases of repeat offenders? By considering habitual nature as a factor. Who can file a representation before the hearing officer, the offender, or an aggrieved person? What is one of the main responsibilities of the hearing officer? Deciding representations on fines and enforcement actions. What can the hearing officer do if the fine imposed by the enforcement officer is deemed excessive? Refund or reduce the fine.
What kind of reports can the hearing officer seek? Reports from the enforcement station. What authority does the hearing officer have regarding sealed premises? Order their unsealing or continuation of sealing. What action can the hearing officer take on encroachments? Issue removal orders. रिमूवल ऑर्डर जो है इमूवेबल इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट वो हेयरिंग ऑफिसर जो है इशू करेगा और उस पर एक्शन जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर लेगा. What role does the hearing officer play in disciplinary actions against enforcement employees? They can investigate complaints against enforcement employees. What happens if the offender fails to pay the additional fine imposed by the hearing officer? The fine is recovered as per the prescribed procedure. प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर क्या है फाइन को रिकवर करने का? जैसा कि मेंशन है लैंड रेवेन्यू एक्ट में. लैंड रेवेन्यू जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो रिकवर करती है, उसी तरह से पीरा डिपार्टमेंट में जो पीरा अथॉरिटी के अंडर फाइन इम्पोज किया जाएगा, उसको वैसे ही रिकवर किया जाएगा. अब उसका क्या मेथड है? उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनकी जो सील की गई हैं, जो कॉन्फिस्केट की गई हैं आइटम्स या एसेट्स जो भी वहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाने में जो भी रिकवर किए हैं डिपार्टमेंट ने, उनको सेल करके किसी भी तरह से डिपार्टमेंट अपनी जो है वो कॉस्ट रिकवर कर सकता है. Who prescribes the procedure for filing representations and hearings? The authority. What can the even ये मैं बताती चलूँ आपको कि अगर कॉन्फिस्केटेड जो आइटम्स हैं वहां से भी फाइन और कॉस्ट रिकवर नहीं होती तो उस पर्सन की प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है. ये सारे मेथड्स जो हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट में मेंशन किए गए हैं. नेक्स्ट 30 क्वेश्चन is about what can the hearing officer do if an enforcement officer proposes a fine exceeding his pecuniary limit. Decide the final fine amount. Chapter 5 is about establishment of enforcement stations. Who is responsible for establishing an enforcement station? Government. How many enforcement stations can be established per subdivision? As many as the government specifies. What is the minimum rank of the subdivisional enforcement officer? 16. What type of identification shall enforcement station employees carry? ID cards or badges? What kind of vehicles shall be provided to enforcement stations? Marked vehicles and motorbikes. Who can request support or assistance from the secretary of the secretary of the board, in charge of the enforcement station? Who is responsible for keeping records at the enforcement station? Subdivisional enforcement officer. What is the primary function of the subdivisional enforcement officer? Managing the enforcement station and implementing the act. Enforcement station का जो head होगा वो subdivisional enforcement officer होगा. Which of the following is not a function of the subdivisional enforcement officer? Conducting judicial trials. Otherwise इसके functions में क्या शामिल है? Issuing notices and summons, conducting performance appraisals, registering FIRs. FIRs को कौन register करता है? SDO, subdivisional enforcement officer. The enforcement officer is responsible for conducting all field operations. The enforcement officer can inspect private property under what condition? Only after obtaining a magistrate warrant. What type of force can an enforcement officer use during an operation? Reasonable force if obstructed. Who assigns the jurisdiction of each enforcement officer? Authority or authorized officer. What must an enforcement officer do after seizing an item? List it in the register and issue a receipt. What additional equipment must an enforcement officer wear? Body camera. Who has the power to make arrest under the act? Subdivisional enforcement officer, investigation officer और enforcement officer. ये सब अरेस्ट कर सकते हैं. इससे जो बिलो रैंक के एम्प्लॉयज हैं वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का स्केल जो है वो 16 होता है, हेयरिंग ऑफिसर का 17 होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का 14 होता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो स्केल है वो BS 11 होता है. व्हाट डज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्राइमरीली डू? कंडक्ट इंक्वायरीज एंड कलेक्ट एविडेंस. What is required before searching a person suspected of a crime? Reasonable suspicion. How must seized items be documented? Listed in a prescribed register. What is an enforcement squad composed of? A mix of various enforcement personnel. Who is responsible for prosecuting offenders under this act? A prosecutor. The prosecutor is appointed by the Public Prosecution Department. What is one of the duties of an investigation officer? Collecting evidence through modern devices. What is the main duty of the sergeants?
to assist in enforcement activities. What kind of weapons do sergeants carry as prescribed under the rules? Who supervises the enforcement squad, the authority? What is one of the main responsibilities of the enforcement officer? Enforcing laws specified in the schedule. What must an enforcement officer do when arresting a person? Inform the subdivisional enforcement officer. What is the role of the secretary of the board in enforcement? Approving requisitions for sport. What action is required when an enforcement officer issues a fine? It must be reported in the prescribed records. Power to arrest, ये chapter 6 इससे related है. Who has the power to arrest under the act? Subdivisional enforcement officer and investigation officer. Under what condition can an officer arrest a person? If they are involved in an offense under the act or scheduled laws. If a reasonable reference is sent by the department against a person, what action can be taken? The person may be arrested. A person may be arrested if credible information or reasonable suspicion exists regarding their involvement in an offense. What type of possession may lead to an arrest? Any article suspected to be linked with the commission of an offense. A person can be arrested if they obstruct an enforcement officer in performing their duty. ऑब्स्ट्रक्ट करना ड्यूटी में इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ड्यूटी है जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर परफॉर्म कर रहे हैं काम कर रहे हैं उसमें कोई भी रुकावट डालने वाला बंदा जो है उसको अरेस्ट किया जा सकता है. What action may lead to an immediate arrest? Escaping or attempting to escape from lawful custody. If a person was served an order but refused to follow it, what action can be taken? They may be arrested. Who is responsible for maintaining the arrest record? Subdivisional enforcement officer. Arrest records must be reported to the magistrate and the hearing officer. रिकॉर्ड मेंटेन कौन करेगा? सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर. रिकॉर्ड को जो है वो रिपोर्ट करना है मजिस्ट्रेट को और हेयरिंग ऑफिसर दोनों को. प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट क्या होगा? आफ्टर मेकिंग एन अरेस्ट, व्हाट मस्ट एन ऑफिसर डू इमीडिएटली? प्रेजेंट द अरेस्टेड पर्सन एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन विदाउट unnecessary delay. Who must be informed after an arrest? The subdivisional enforcement officer. What must an enforcement officer submit after an arrest? A written report for further action. What is the role of the subdivisional enforcement officer after an arrest? Proceed with the registration of an FIR. Within how many hours must the arrested person be produced before the magistrate? 24 hours. Who is responsible for producing the arrested person before the magistrate? The investigation officer. Application of the code. What legal framework applies to arrest made under the act? The code. The code से मुराद है the code of criminal procedure. In what case does the code not apply to an arrest under the act? When the provisions of the code are inconsistent with the act. कोई भी कोड की जो प्रोविजन है अगर इस एक्ट के खिलाफ है, इससे मुताबिकत नहीं रखती, तो उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा. Which of the following is not covered under the application of the code? Issuance of fine. Next question is the code provisions apply to arrest, security of bond, search and investigation. Who has the authority to register an FIR after an arrest? Subdivisional enforcement officer. If an arrested person is not produced before the magistrate within 24 hours, what does it violate? The legal rights of the arrested person. What happens if a person obstructs an enforcement officer in performing their duty? They can be arrested under the act. What must be reported in the prescribed manner after an arrest? The record of the arrest. The purpose of reporting an arrest to the magistrate is to ensure that legal procedures are followed and rights are protected. Chapter 7 is about public nuisance and complaints. Who can submit a complaint regarding public nuisance? Any aggrieved person, department, whistleblower, or employee.
What action does the enforcement officer take upon receiving a complaint about public nuisance? Visit the site, inspect, and take the stance of concerned persons. If a public nuisance is confirmed, what does the enforcement officer issue? Enforcement Prohibition Order, EPO. What is the time limit for an offender to respond to an EPO? 15 days. If an offender neither complies with an EPO nor submit a representation, what can the enforcement officer do? Enforce the EPO using reasonable force. Actions against public nuisance. What penalty can the enforcement officer impose for non-compliance with an EPO? Fine, confiscation of items, sealing of premises, or arrest. Who decides the disposal of confiscated articles and sealed premises? Hearing officer. How is the cost of enforcement recovered if an offender does not pay? As arrears of land revenue. If the proceeds from sealing confiscated goods exceed the enforcement cost, what happens to the excess amount? It is paid back to the offender. What is the role of the hearing officer in cases of public nuisance? Conduct hearings and decide the final order. Encroachments and removal procedures. Who is prohibited from making encroachments on state property? Any person. What action does the enforcement officer take before removing the movable encroachment? Serve a notice or removal order. What happens if an illegal occupier does not vacate after the removal order? The enforcement officer can use force to remove the encroachment. What action can the enforcement officer take for repeated encroachments? Seal the premises or arrest the offender. If a movable encroachment is removed, where are confiscated items deposited? Enforcement station. Hearing officer's role in encroachments. What is the first step taken by the hearing officer in an encroachment case? Conduct a hearing and review evidence. What document does the hearing officer issue if encroachment is confirmed? Removal order. If an illegal occupier fails to comply with the removal order, who enforces it? Subdivisional enforcement officer through the enforcement officer. What can be confiscated in case of immovable encroachment? Articles, goods, machinery, and building materials. What happens if confiscated goods from an encroachment case are auctioned? Proceeds are used to recover enforcement cost. Legal and procedural aspects. Under what circumstances can an offender be arrested? Default in fine, repeated offences, or obstruction of duty. What must the enforcement officer submit daily? A report of actions taken against public nuisances and encroachments. Who is responsible for recovering unpaid enforcement cost? Hearing officer as arrears of land revenue. एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे इन्फोर्समेंट की जो कॉस्ट है वो रिकवर करेगा हेयरिंग ऑफिसर। वो क्या मेथड है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस बंदे को अरेस्ट भी किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है। कोई भी मेथड जो है जो लीगली मेंशन है लैंड रेवेन्यू एक्ट में वो यहाँ पे अपनाया जा सकता है। What is the final step if an offender does not remove an encroachment despite all legal actions? Forced removal by the enforcement officer. What is the primary objective of the procedures outlined in Chapter 7? Maintain public order, remove encroachments, and control nuisances. Who can file a complaint regarding public nuisance under Section 34? Any aggrieved person, department, whistleblower, or employee. What action can the enforcement officer take if an offender fails to comply with an EPO and does not file a representation within 15 days? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेयरिंग ऑफिसर के सामने जो है रिप्रेजेंटेशन जो है 15 डेज में करनी होती है। तो ऊपर 30 डेज जो मेंशन थे वो मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगी कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो किस वजह से। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट एक्शन कैन द enforcement officer take if an offender fails to comply with an EPO and does not file a representation within 15 days? Remove the nuisance, impose a fine, confiscate goods, seal premises, arrest the offender, or file an FIR. What happens to confiscated goods of their auction proceeds if their auction proceeds exceed the cost of enforcement? The balance is paid to the offender or illegal occupier. Who is responsible for removing immovable encroachments after the expiration of an removable order? After the expiration of a removal order.
the enforcement officer on the direction of the hearing officer. What penalty can be imposed for making movable or immovable encroachments on state property? Fine, removal of encroachment, confiscation of goods, sealing of premises, arrest, or FIR. Chapter 8 is about issuance and delivery of notice. Which of the following is a valid mode of issuing a notice under Section 40? Personal service, courier service, affixing notice, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन एंड लोकल प्रोक्लेमेशन। ये सारे जो वैलिड मोड हैं इनमें से किसी भी मेथड के जरिए जो है नोटिस को डिलीवर किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा जो मेथड है वो अपनाया जाएगा। What proof is sufficient for the validity of personal service of a notice? Footage from a body cam. अगर कोई बंदा नोटिस लेने से इनकार कर देता है तो जो बॉडी कैमरा जो है वो वेयर किया होता है एम्प्लॉयज़ ने, उसमें जो फुटेज होगी वो इस बात का प्रूफ होगी कि उसने नोटिस जो है उसे डिलीवर हो चुका है, चाहे उसने रिसीव किया है या लेने से इनकार कर दिया है, ये मैटर नहीं करता। इफ एन ऑफेंडर रिफ्यूजेस टू रिसीव अ नोटिस इन पर्सन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? द नोटिस विल स्टिल बी वैलिड एंड प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू। If the offender is the owner of a property but is not in possession, where should the notice be sent? At the last known address of the offender. In case the offender cannot be located for personal service, what is the next preferred mode of notice delivery? Service through courier at the property address. If none of the standard modes of notice delivery are possible, how can a notice be served? By affixing it at a conspicuous part of the offender's last known residence or workplace. When in public notice, when is public notice in a newspaper required for serving a notice? When all other modes of service are not possible. In what situation is local proclamation used for notice delivery? When the notice relates to many persons in the same locality. Who certifies that a notice has been served when delivered by an employee? The employee delivering the notice. If a notice is issued through personal service, who is responsible for delivering it? Any employee assigned for this purpose. Chapter 9 is about penalties. Under the Act, which penalties may be imposed for enforcement? Only those penalties permitted under relevant scheduled laws. When can a penalty be imposed under the Act? Only in the manner prescribed under the Act. What determines the pecuniary limits for penalties? The prescribed jurisdiction applicable to all officers of the authority. Which officers have the authority to impose penalties under the Act? Any officer of the authority as prescribed. Can a penalty be imposed under the Act without following the prescribed procedure? No penalties must be imposed as prescribed under the Act. Chapter 10 is about preventive measures. Who has the authority to require a person to execute a bond under this chapter? The hearing officer. Under which legal framework can the hearing officer proceed to require security and bonds? Chapter 8 of the Code. On what basis can the hearing officer take action under this chapter? On his own motion or on receipt of information in any manner. What may be required from a person under this chapter? Execution of a bond of a certain amount. In addition to a bond, what else may be required under this chapter? Sureties as provided in the code or may be prescribed or as may be prescribed. Chapter 11 is about offences. Which of the following actions constitutes an offence under the Act? Ignoring a notice, refusing to receive a notice, absconding to avoid service of notice. All of the above is answer. What is the maximum imprisonment for committing an offence under Section 44? 6 months. What is the maximum fine for an individual found guilty under Section 44? 3 lakh. A person is guilty of an offence if they fail to appear before which authority? The concerned authority. If a person disobeys an order under the Act or scheduled laws, what is the consequence? They shall be guilty of an offence. Which of the following is an offence under the Act? Encroaching upon state property. Removing movable state property without lawful authority is punishable under Section 44, subsection J. Assisting an officer in carrying out enforcement is required under the Act. Which of the following does not constitute an offence under Section 44? Filing an appeal against an order.
Under Section 45, a company found guilty of an offense is liable for fine, cost, or compensation. If an offense by a company is due to neglect by a director, who is responsible? अगर डायरेक्टर की निग्लेक्ट की वजह से कंपनी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसमें डायरेक्टर भी, मैनेजर भी, सेक्रेटरी और ऑफिसर इन्वॉल्व जो भी होंगे वो सब इसमें पनिशेबल होंगे। इसमें कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि उस वो अवेयर नहीं था या वो उस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं था। ये सारे जो मेंशन्ड हैं डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और ऑफिसर जो इन्वॉल्व थे उस एक्शन में वो सब इसके लिए पनिशेबल होंगे। In Section 46, a person falsely pretending to hold an official post is punishable under Section 170 of the Pakistan Penal Code 1860. Which of the following is not a misuse of authority under Section 47? Refusing to accept a bribe. An officer who delays forwarding an arrested person to the court is guilty of misuse of authority under Section 47C. An officer is guilty of misuse of authority if they exercise powers beyond their authority. Which of the following may result in an officer being guilty of an offense under Section 47? Bribery, insubordination, willful breach of law. यहाँ पे जब भी कोई ऑफिसर जो है वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करते हुए पकड़ा जाएगा तो उससे जो पनिशमेंट उसकी कितनी होगी, उसे 3 लाख का जुर्माना किया जा सकता है या उसे 6 मंथ के लिए 1 लाख का उसे जो है वो फाइन किया जा सकता है और 6 मंथ के लिए उसे पनिश किया जा सकता है। ये 1 लाख और 6 मंथ पनिशमेंट ये दोनों भी की जा सकती हैं और दोनों में से एक भी हो सकती है। इसको भी आपने याद करना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। What is the maximum fine for an officer found guilty under Section 47? 1 लाख यहाँ पे मेंशन भी है। The punishment for misuse of authority includes imprisonment up to 6 months, fine up to 1 lakh, or both. Engaging in activities that obstruct enforcement under the Act is punishable under Section 47H. An officer making a false statement for official purposes is guilty of an offense under Section 47E. Section जो Chapter 12 है वो इंक्वायरी से रिलेटेड है। Who can initiate an inquiry under Section 48? The authority, board, hearing officer, subdivisional enforcement officer, or enforcement officer. An inquiry can be initiated based on motion of the authority, a reference from a department, a whistleblower disclosure. Who may be appointed as an inquiry officer? A person senior to the individual under inquiry. The inquiry officer is empowered to inspect the site and review records. Under the Code of Civil Procedure 1908, the inquiry officer has the power to summon and enforce attendance of the persons. What happens if the allegations in an inquiry are not proven? The initiating authority shall file the inquiry. Means जो inquiry के outcomes हैं जो भी उसको record कर लेगी. If the allegations are proven in the inquiry, what is the next step? The matter is referred to the subdivisional enforcement officer for further proceedings. What can the initiating authority do if dissatisfied with the inquiry findings? Order a de novo, means new inquiry through another officer. What must the initiating authority specify regarding the inquiry? The time period within which the inquiry must be completed. The inquiry officer can receive evidence in which form? On affidavit as well as documents and witness examination. Chapter 13 is about jurisdiction and procedure. What is the nature of offences under the Act? Cognizable and non-bailable. Who has the authority to conduct an inquiry under Section 49? Subdivisional Enforcement Officer. An FIR can be registered by the Subdivisional Enforcement Officer if it is recommended by the initiating authority. Who can impose fines under the Act? Enforcement Officer and Hearing Officer. Under whose jurisdiction are offences under the Act tribal? A magistrate appointed under Section 14A of the Act, of the Code. Code means Code of Criminal Procedure. Under the bar of jurisdiction, Section 50, which court can question the validity of actions under the Act? Only the designated court under the Act. Can any court grant an injunction or stay order against actions taken under the Act? No, except through appeal under the Act. Who can file a representation against an action or penalty
imposed by an enforcement officer, the offender or a complainant, who hears an appeal against the decision of a hearing officer, commissioner of the concerned division. अगर जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के खिलाफ किसी बंदे ने कंप्लेंट करनी है तो वो हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा। हेयरिंग ऑफिसर के डिसीजन से अगर पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील करेगा। फर्स्ट अपील कमिश्नर को करेगा। कमिश्नर कौन होगा? कमिश्नर ऑफ द कंसर्न्ड डिवीजन। अगर वो कमिश्नर के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। कमिश्नर को और जो है कोर्ट ऑफ सेशन को अपील करने के लिए पर्सन के पास 30 डेज का टाइम होता है। जो कमिश्नर है उसने अपील का डिसीजन फाइनल करना होता है 45 डेज में। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन के पास अगर मैटर जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास अगर अपील दोबारा से की जाती है तो कोर्ट ऑफ सेशन ने 90 डेज में उस अपील का डिसीजन फाइनल करना होता है। Within how many days must an appeal be filed before the commissioner? 30 days. How long does the commissioner have to decide an appeal? 45 days. If a person is not satisfied with the commissioner's decision, where can they file a second appeal? Before the court. Within how many days must the second appeal be filed before the court? 30 days. What is the time limit for the court to decide a second appeal? 90 days. If a person believes an officer has misused their authority, they can file a complaint before the grievance redressal commissioner or chairperson of the board. Chapter 14 is about enforcement and regulatory coordination. Under the Act, who is deemed to be the lead regulator? The authority. When can the government designate another regulatory body as the lead regulator, if necessitated due to expediency and public interest? What is the role of a secondary regulator? To exercise enforcement and regulatory deference to the lead regulator. Can the secondary regulator take concurrent cognizance of the same violation? No, unless designated as the lead regulator. Who has the power to assign regulatory functions to the authority? Local governments, if mutually agreed. What mechanism can be used to distribute regulatory powers between the authority and another regulatory body? Memorandum of Understanding, MOU. What kind of directives can the government issue to the authority? Policy directives. Are the government's directives to the authority binding? Yes, as long as they are not inconsistent with the Act or any other law. Which entity is responsible for sharing requested information with the authority? Every department. Why must departments share information with the authority? To enable the authority to exercise its powers and functions effectively. What must the authority do in return when receiving information from other departments? Reciprocate by exchanging relevant information. How can the authority collaborate with other bodies for information sharing? By entering into an arrangement or agreement. What is the primary purpose of exchanging information between departments? To maintain an integrated information system related to violations. Can the authority refuse to comply with government policy directives? No, unless the directives are inconsistent with the Act. What does the Act aim to achieve through enforcement and regulatory coordination? Better and more effective enforcement of laws. Chapter 15 is about assistance to authority and whistleblower disclosure. Who is required to assist the authority in discharging duties? All executive authorities, law enforcement agencies, and every person. What must a person making a whistleblower disclosure declare? That they reasonably believe the information is true and not disclosed for personal reasons. In what form can a whistleblower disclosure be made? In writing or electronic form? Can a whistleblower disclosure be considered if the identity of the whistleblower is unknown? No, unless the identity is verified. Who initially assesses the information in a whistleblower disclosure? The hearing officer. What happens if the hearing officer finds the whistleblower disclosures valid? It is referred to the subdivision enforcement officer within 24 hours. What reward may a successful whistleblower receive? A reward from the fund and a certificate of appreciation. फंड से यहाँ पे क्या मुराद है कि अगर कोई भी रिकवरी होगी उसके डिस्क्लोजर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट को तो उस फंड में से उसे रिवॉर्ड दिया जा सकता है। अंडर व्हाट कंडीशन will no reward be given for a whistleblower disclosure if the information is already known to the authority?
What penalty can be imposed for making a false whistleblower disclosure? Imprisonment up to 1 year or fine up to 1 lakh or both? Under what condition can the identity of a genuine whistleblower be disclosed? Only with the written consent of the whistleblower. Who may take measures to protect a whistleblower? The hearing officer in consultation with the whistleblower. How is the public expected to assist the authority? By preventing violations and aiding in arrest. Who must report any known offences requiring enforcement? Every person who is aware of such offences. What is the duty of local headmen and chowkidars under this act? To assist the authority and report offences in writing. What type of information must a person report to the authority? Residence of offenders, matters affecting supplies and services, and other notified matters. Chapter 16 is about cost, rewards, and refunds. Who is responsible for reporting the cost incurred for enforcement? Enforcement officer. To whom does the enforcement officer send the cost report? The hearing officer through subdivisional enforcement officer. Who certifies the cost of the enforcement before approval? Subdivisional enforcement officer. When does the hearing officer approves the cost of enforcement? After giving the offender an opportunity to be heard and pursuing receipts. How is the cost of enforcement recovered from the offender? By the enforcement officer. What happens if the offender does not pay the cost of enforcement? The cost is recovered from the sale of confiscated goods. If the cost remains unpaid after confiscation, how is it recovered? As arrears of land revenue. Cost of investigation. Who is entitled to receive investigation cost? The investigation officer. How is the cost of investigation determined? As prescribed by law. Who is eligible to receive a reward for meritorious service? Any employee. How can employees receive rewards? In any form as prescribed by law. Under what condition can an employee receive compensation? If they suffer health loss or death while performing duties. कोई भी हेल्थ लॉस हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, डेथ की सूरत में उसके जो वारिसान होंगे उनको कंपनसेट किया जाएगा. अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ फाइन बी रिफंडेड ऑन अ सक्सेसफुल अपील और रिप्रेजेंटेशन? अगर जो 15 दिन के अंदर हेयरिंग ऑफिसर के सामने ऑफेंडर ने रिप्रेजेंटेशन देनी है उसमें वो इनोसेंट साबित हो जाता है, कमिश्नर को फर्स्ट अपील के टाइम पे इनोसेंट साबित हो जाता है, या फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन में किसी भी स्टेज पे जब वो इनोसेंट प्रूव हो जाएगा तो उसको सारा फाइन जो है उसका रिफंड कर दिया जाएगा. Who is responsible for refunding fines? The hearing officer. How is the fine refunded? In a manner prescribed by the law. What additional cost must an illegal occupier pay besides fines? Rent of state property. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर किसी बंदे ने कोई स्टेट प्रॉपर्टी को लंबे अरसे तक अपने कब्जे में रखा है तो उसको सिर्फ विकेट नहीं करवाया जाएगा, उसको इंक्रोचमेंट को रिमूव नहीं करवाया जाएगा, बल्कि उस प्रॉपर्टी का रेंट भी उस एरिया के उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो है वसूल किया जाएगा. Who determines the rent amount for illegal occupation? The hearing officer. On whose report does the hearing officer decide the rent? The subdivisional enforcement officer's report. Who is responsible for collecting rent from an illegal occupier? The enforcement officer. If the illegal occupier does not pay rent, how it is recovered? How is it recovered? As arrears of land revenue. Chapter 17 is about finance, accounts, and audit. What is the name of the fund established under this act? Punjab Enforcement and Regulatory Authority Fund. Who controls and administers the fund? The authority. Which of the following is a source of money for the fund? Government allocations and approved receipts. What are the authorized uses of the fund? To pay rewards, enforcement costs, welfare initiatives, and fines, refunds. Who has the authority to withdraw money from the fund? The authorized officer or drawing and disbursing officer with prior approval. Who may be authorized to withdraw and disburse specific amounts from the fund? The hearing officer. If the authority faces a revenue deficit, who will provide the necessary funds? The government from its revenue or other sources.
What financial records must the authority maintain? Income, expenditure, assets, and liabilities. In what form should the financial records be maintained? As prescribed by the law. Who prepares the budget for the authority? The authorized officer. When must the budget be prepared? In such time and manner as prescribed by the law. What does the budget include? Estimated receipts and expenditures for the upcoming financial year. Who approves the budget of the authority? The government. Who conduct the annual audit of the authority? The Auditor General of Pakistan or an approved audit agency. Who appoints the audit agency for the authority? The government. When must the authority submit its annual report? Within 3 months after the close of the financial year. To whom does the authority submit its annual report? The government. Where must the government present the annual report? Provincial Assembly of Punjab. What does the annual report include? Statement of accounts and audit reports. What additional information may the annual report contain? A statement of the authority work and activities during the year. Chapter 18 is about miscellaneous. Who has the power to delegate functions under the Act? The authority. Which of the following powers cannot be delegated? Framing, amending, or repealing regulations. What is required for the delegation of powers? An official order specifying conditions and restrictions. Can the authority delegate the power to approve the annual budget? No. According to the Act, who is considered a public servant? All persons acting under the Act. Under which section of the Pakistan Penal Code are these individuals deemed public servants? Section 21. What does the indemnity clause protect against? Legal proceedings for acts done in good faith under the Act. Who is protected under the indemnity clause? The government, the authority, board members, and employees. How does this Act interact with other laws? It takes precedence over other laws in case of conflict. If there is a contradiction between this Act and another law, which one prevails? This Act. Can any other law override this Act's provisions? No, unless explicitly stated. What happens to orders made under this Act if they conflict with another law? They still take effect. Who has the power to make rules for the Act? The government. How are rules officially enacted? By notification in the Official Gazette. Who has the power to frame regulations under the Act? The authority. Can the government modify or remove a regulation framed by the authority? Yes, if it is against public policy or repugnant to the Act. Who has the power to amend the schedule of the Act? The government. How can amendments to the schedule be made? By notification in the Official Gazette. Who can issue guidelines for exercise of powers under the Act? The authority with government approval. What happens if a difficulty arises in implementing the Act? The government can issue an order to resolve it.